नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल के नतीजों ने न सिर्फ कोलकाता ही बल्कि सरहद पार ढाका तक में हड़कंप मचा दिया है। एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि बंगाल में कमर खिलने वाला है और यही अनुमान ममता दीदी की नींद उड़ाए हुए है। बीजेपी की संभावित जीत की गूंज अब बांग्लादेश की संसद में सुनाई दे रही है। बांग्लादेश को डर है कि बीजेपी की घुसपैठियों को भगाने की नीति उन पर कहीं भारी पड़ने वाली है। बांग्लादेश में बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल के बाद क्या कहा जा रहा है, ये आपको बताती हूं। बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल से बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है। एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत से बांग्लादेशी सांसद घबराए हुए हैं। बांग्लादेशी सांसद अख्तर हुसैन ने चिंता जताई है कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो ढाका के सामने मुश्किलें आने वाली है। उनका कहना था कि ढाका को शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ कोलकाता में तनाव चरम पर है। एग्जिट पोल के बाद ममता बनर्जी को अपनी हार की पिक्चर स्पष्ट नजर आने लगी है। खुद स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करके मैदान में उतरते हुए वो नजर आई। दीदी करीब 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम के बाहर डटी रही। कार्यकर्ताओं को 24 घंटे पहरा देने का हुक्म उनकी तरफ से सुना दिया गया है। अब एग्जिट पोल को लेकर के टीएमसी में कैसा तूफान उठा है, यह भी आपको बताते हैं। बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर टेंशन में ममता बनर्जी नजर आ रही हैं और एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत के बाद ममता ने गंभीर आरोप लगाए। पहले वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए, अब ईवीएम से खेला हो रहा है, ममता दीदी ने कहा। कैंडिडेट को स्ट्रांग रूम में जाने से रोका गया है। कैंडिडेट को स्ट्रांग रूम में जाने का हक है, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि वोट की लूट होगी तो हम लड़ेंगे। स्ट्रांग रूम के बाहर बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच में जमकर हंगामा और नारेबाजी हुई है। बीजेपी का कहना है कि हार के डर से ममता दीदी बौखला गई हैं, जबकि टीएमसी इसे लोकतंत्र को बचाने की जंग बता रही है। बंगाल एग्जिट पोल 2026 क्या कहता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में हाहाकार है और ममता दीदी टेंशन में है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जानिए कि मैट्रिक्स के पोल क्या कहते हैं। कहते हैं कि टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन बीजेपी को यही सीटें 146 से 161 मिल सकती है, यानी कि खाते में 6 से 10 सीटें जा सकती हैं। एएम एनालिटिक्स और इंडिया डेली का जो सर्वे है वो ये बताता है कि टीएमसी को 170 से 200 सीटें मिल सकती हैं। ये मुझे लगता है आंकड़ा थोड़ा अपोजिट हो गया है, क्योंकि टीएमसी को जो सीटें हैं वो 94 से 124 हैं और इसके साथ बीजेपी को 170 से 200 सीटें मिल सकती है, यानी कि खाते में 17 सीटें जा सकती है। एएम एनालिटिक्स और इंडिया डेली का ये सर्वे है। चाणक्य स्ट्रेटजीज के अनुसार 130 से 140 सीटें टीएमसी को मिल सकती हैं और बीजेपी को 150 से 160 सीटें मिल सकती है। अन्य के खाते में यही सीटें 5 जाते हुए नजर आती है। पीपुल्स पल्स ये कहता है कि टीएमसी के खाते में 177 से 187 सीटें जा सकती हैं, जो कि उन्हें बहुमत में ला रहा है, और बीजेपी के खाते में ये 95 से 110 जा सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में ये 1 से 4 सीटें जा सकती हैं। कुछ और सर्वे की बात करती हूँ। सबसे पहले आपको और बताती हूँ कि पोल डायरी क्या कहता है। पोल डायरी कहता है कि 99 से 127 सीटें टीएमसी के हिस्से में जा सकती हैं। वहीं बीजेपी के हिस्से में 142 से 171 सीटें जा सकती हैं, यानी बीजेपी की सरकार यहां पर भी बन रही है। 5 से 9 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। उसके बाद आता है प्रजा पोल। यह भी यही कहता है कि टीएमसी की सरकार इस बार नहीं बनेगी। 85 से 110 सीटें उसे आएंगी और इसके साथ 178 से 208 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी और 5 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद आता है पी मार्क। पी मार्क का सर्वे क्या कहता है। पी मार्क का सर्वे ये कहता है कि 118 से 138 सीटें टीएमसी को मिलेंगी और बीजेपी को 150 से 175 सीटें मिलेंगी, अन्य के खाते में कुछ भी नहीं जाने वाला है। इसके बाद जनमत पोल्स की बताती हूं मैं आपको। जनमत पोल्स ये कहता है कि टीएमसी की सरकार बनेगी, 195 से 205 सीटें मिलेंगी और बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिलेंगी, यानी उनकी सरकार नहीं बनेगी और 1 से 4 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में जाते हुए नजर आ रही हैं। इसके अलावा भी टुडे चाणक्य ये कहता है कि टीएमसी के खाते में 100 से 192 सीटें जाएंगी और वहीं बीजेपी के खाते में टीएमसी के खाते में 100 और बीजेपी के खाते में 192 सीटें जाएंगी और 2 अन्य के खाते में जाएंगी। एवरेज ये है 137 टीएमसी, बीजेपी 151 और अन्य के खाते में 6 सीटें। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जितने भी एग्जिट पोल हैं उनमें से 2 या 3 एग्जिट पोल को छोड़ दिया जाए तो सभी में बीजेपी की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। और ये एग्जिट पोल अगर 4 मई को एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो गए तो बांग्लादेश की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं और ये बांग्लादेश पहले से भाग चुका है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो कहा गया था कि बंगाल से घुसपैठियों को भगाएंगे, उसके डर के साए में अब बांग्लादेश नजर आने लगा है। लगभग एग्जिट पोल में ममता दीदी का बंगाल में किला ढहता हुआ नजर आ रहा है।
क्या वाकई बंगाल की सियासी हवा बदल चुकी है? क्या 4 मई को आने वाले नतीजे एग्जिट पोल की तरह ही चौंकाने वाले होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आपको जरा मैं फेज 1 और फेज 2 की वोटिंग का गणित समझाती हूं कि किस तरीके से बंगाल में बम्पर वोटिंग हो गई है। फेज 1 में जो वोटिंग परसेंटेज था वो था 92.72%, जो कि बढ़ा और 93% तक जा पहुंचा है। वहीं फेज 2 का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 92.47% है। बांग्लादेश की बेचैनी और बंगाल का यह बवाल बताता है कि मुकाबला इस बार आर पार का है और देश की नजरें अब सीधे नतीजों पर टिकी हुई है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। बंगाल में चुनाव, बांग्लादेश में क्यों भारी तनाव? এই বাংলাদেশে শরণার্থীদের ঢল নামানো হতে পারে সেই ধরনের চক্রান্ত আশেপাশে চলছে। মাননীয় স্পিকার, বিভিন্ন জায়গায় রোহিঙ্গারা অলরেডি চলে এসেছে। बीजेपी की जीत का अनुमान, टीएमसी में तूफान। हार का डर मन में बैठ जाता है, तब तरह तरह की इस तरीके का एलिगेशंस, जिस एलिगेशंस का कोई मतलब अता पता नहीं है, इस तरीके का एलिगेशन लोग लगाते हैं। घुसपैठियों की निकलेगी हवा, बीजेपी का दावा। बीजेपी तो करेगी क्योंकि बीजेपी की हालत है नैरेटिव बिल्डअप करने का। बंगाल की सियासी पिक्चर, बांग्लादेश कांपे थर थर। गड़बड़ है कुछ, बांग्लादेशियों का बंगाल की ओर क्यों कूच? बंगाल में खिलेगा कमर, टीएमसी और घुसपैठियों में हलचल। अब सवाल यह है बांग्लादेश के डर को देखते हुए कि बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल के बाद बांग्लादेश में आखिरकार तनाव क्यों है इतना। करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कौशल पांडे, प्रवक्ता है बीजेपी से, मोहम्मद एहतशाम उल हक, नेता है टीएमसी के, प्रभात कुमार झा, प्रवक्ता है कांग्रेस के, थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। मजहरुल इस्लाम खान, वरिष्ठ पत्रकार, बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एहसान अब्बासी, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और राहुल तालान, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी मजहरुल जी, क्या डर सताने लग गया है बांग्लादेश को? बंगाल के चुनाव, बांग्लादेश का डर? अनम्यूट करिएगा एक बार। लीडर की बात से तो हम नहीं सहमत हो सकते ना, क्योंकि देखिए ममता जी जब थे, टीएमसी जब थे, तीस्ता के लिए हम बहुत सारे बहस हुआ, रिक्वेस्ट था, तीस्ता की पानी तो नहीं मिला। अब ये उम्मीद तो जग सकते हैं अगर बीजेपी आ जाए तो फिर तीस्ता की पानी बांग्लादेश पे आ जाए, हमारा एग्रीकल्चर पे हेल्पफुल कुछ हो जाए। देखिए ये दैट वाज जस्ट साइड टॉक, एक्स्ट्रा टॉक। मेजोरिटी थिंग ये है कि बीजेपी दिल्ली के पे राज कर रहा है, पूरे भारत पे राज कर रहा है, राइट? कर रहे हैं ना? तो अगर बीजेपी कलकत्ता पे आ जाए या पश्चिम बंग पे आ जाए तो फिर दिक्कत क्या है? रिलेशन विल बी लाइक फ्रेंड्स, मच बेटर देन व्हेन द रूलिंग पार्टी इज आवर फ्रेंड, देन बांग्लादेश के लिए दिक्कत की और टेंशन की कोई बात नहीं बन सकते ना। और रही बात आपको शरणार्थी के जो बातें आ रहे हैं सामने पे, पहले बात आप गौर से ख्याल कीजिए कि वो जो अपोजिशन लीडर ने बोला, वो पहले बोला रोहिंग्या के बारे में, दूसरी ओर बोला कि मुस्लिम जो है दे विल बी मार्जिंग इन बांग्लादेश। जब 2026 पे बांग्लादेश पे पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हुआ था तो अब आपको शायद याद होगा, मिलियंस ऑफ हिंदूज विल बी माइग्रेटिंग टू इंडिया, इस तरह के क्या था। तो मगर हकीकत में क्या हुआ,
लाखों के दरमियान हिंदू बांग्लादेश से माइग्रेट करके गया। थोड़ा बहुत सारे इंसिडेंट हुआ बांग्लादेश पे। आपको शायद पता होगा कि तारिक रहमान की इलेक्शन पे रूलिंग पार्टी पे आने के बाद ये जो रिलीजियस इश्यूज थे, माइनॉरिटीज पे हमला वगैरह जो होते थे, नहीं हो रहे। और वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट बीजेपी और तृणमूल दोनों ही हमारा दोस्त थे। बांग्लादेश की जो भी सरकार बनाएंगे वो बांग्लादेश के संग दोस्ती की जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन करेंगे। वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, क्योंकि जब आपकी पड़ोसी से आपके रिलेशन अगर अच्छे रहेंगे तो फिर दोनों मुल्क के लिए ये सही होगा, बेहतर फ्यूचर बनेगा। दिस इज माई ओपिनियन बीइंग अ जर्नलिस्ट एंड ऑल्सो बीइंग अ बांग्लादेशी। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश को बहुत ज्यादा दिक्कत है अगर वहां पर सरकार बदल जाती है। आपकी बातों से तो मुझे यही समझ में आ रहा है मजहरुल। दिक्कत क्या होगा भाई, आपके देश में आपकी गवर्नमेंट, आपकी पीपल विल बी सिलेक्टिंग देम ना, वेदर बीजेपी और टीएमसी। इस वजह से हवा बनाई जा रही थी। रूमर्स आर ऑलवेज देयर ना, रूमर्स आर ऑलवेज देयर। आपको शायद पता होगा कि जिस लीडर ने, एमपी ने ये दावा किया कि देयर इज अ पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी मुस्लिम माइग्रेंट्स विल बी मर्जिंग इनटू बांग्लादेश। ये तो भाई 2026 पे भी आपने सुना था कि बांग्लादेश से हिंदू की सारे के सारे हिंदू भाई लोग जो है हमारा वो इंडिया पे भेज दिया जाएगा रेफ्यूजी के तौर पे। दीज आर पॉलिटिकल स्टैंड्स, क्योंकि जिस पॉलिटिकल लीडर ने ये दावा किया है और उन्होंने स्पीच दिया संसद पे, वो दे आर बैक्ड बाय एंटी इंडियन लॉबिस्ट। सो फार यू नो हु इज दैट? जमात इस्लाम बांग्लादेश की वो कोहॉर्ट से। कम से कम आपने ये तो माना कि बंगाल में वो लोग आए थे जब क्राइसिस हुए थे बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024, मुझे अच्छे से तारीख भी याद है। तो मोहम्मद एहतेशाम उल हक जी, टीएमसी तो कभी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है कि हाँ बांग्लादेश से कोई माइग्रेंट वहां पर आया भी होगा, रहने के लिए तैयार भी हो गया होगा। और जबकि वहां से बैठे हुए पत्रकार ये बता रहे हैं कि 2024 में 5 अगस्त को जिस तरीके से बांग्लादेश में क्राइसिस हुए थे, उसके बाद बहुत सारे हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो वहां से माइग्रेंट होकर के आए हैं भारत की तरफ, पश्चिम बंगाल की तरफ। मीनाक्षी जी, तो बहुत अच्छा आपने दिखलाया। हमें बहुत खुशी हो रही है कि बांग्लादेश के संवाददाता हमारे यहाँ अभी डायरेक्ट लाइव आपके चैनल के माध्यम से जो हम लोग डिबेट कर रहे हैं, तो इस तो हमारे समझ लीजिए कि बांग्लादेश और रोहिंग्या की जो बात करते थे भारतीय जनता पार्टी, तो दोस्त निकले। तो ये तो समझ लिए करीबी निकले, हमारे लिए करीबी नहीं निकले। भारतीय जनता पार्टी इसी वजह कर घुसपैठिया और रोहिंग्या की बात करते थे। ये कहीं न कहीं समझिए भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी की दोहरा राजनीति है। जिस हिसाब से अभी हमारे मित्र मजहरुल इस्लाम साहब बोल रहे हैं कि हमें तो मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं, तो मोदी जी समझ लिए दोस्ती का मतलब पूरा इकरार कर रहे हो कि हमें मोदी जी से ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन इसका सीधा सीधा समझ लिए कि भारतीय जनता पार्टी अभी ये बात लेकर करके वो शक के दायरे में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से अगर उधर से माइग्रेट करके अगर इंडिया आ जा रहे हैं तो इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार है। ये स्पष्ट रूप से आपके चैनल में दिखा दिया गया। और वहां के संवाददाता बोल रहे इस्लाम भाई हमारे, बहुत अच्छी बात है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने सच का सामना आपके चैनल के माध्यम से किया। तो रोहिंग्या लेकर करके वो इशू बना रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं था, वो सिर्फ ढोंगी है। देख लीजिए ये सच सामने आ गया भारतीय जनता पार्टी का दोहरा रूप। एहतेशाम जी, ये अच्छी बात नहीं है कि आपके पड़ोसी कम से कम आपकी सरकार से दुखी तो नहीं है। पाकिस्तान के अलावा सबके साथ फिर तो कूटनीतिक संबंध अच्छे हैं। ये तो भारत के लिहाज से भी अच्छा हुआ ना। बंगाल से कितना कपड़ा जाता है ढाका को, ढाका से कितना कपड़ा आता है, क्या ये रिश्ते वहां पर मैटर नहीं करते? फिर मीनाक्षी जी, ये तो अच्छा चीज है, लेकिन फिर रोहिंग्या घुसपैठिया कि क्यों 365 दिन तो यही मतलब हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता रोहिंग्या घुसपैठिया बांग्लादेशिया इस हिसाब से सिर्फ बात कर रहे थे। ममता बनर्जी रोहिंग्या को लेकर काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी घुसपैठिया को लेकर काम कर रहे हैं, ममता जी बनर्जी बांग्लादेशी को लेकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ तो सुपर इस पर निकले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वहां समझिए वाह हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। वो अगर हमारे मित्र रहते, हमारे दोस्त रहते, तो ममता बनर्जी की तारीफ करती कि नहीं, ममता बनर्जी के नेतृत्व में हम लोगों को बहुत फायदा हुआ। आज देख लीजिए, आज सच समझिए पूरा देश
पूरा दुनिया इंडिया दिल्ली के न्यूज के माध्यम से मीनाक्षी जी का शो में हाँ। सच सामने आ गया है। कौशल पांडे मैं बहुत जी, सहयोग बीजेपी का करता हूं। सच सामने आ बहुत गया सहयोग कि आप ही लोग आने देते हैं घुसपैठियों को। देखिए, ये जैसे टीएमसी के प्रवक्ता साहब हक साहब कह रहे हैं कि हम आते हैं, तो मुख्यमंत्री जी को अगर जब बांग्लादेशियों का नाम कट रहा था, जो बांग्लादेशी मुस्लिम है उनका नाम काटा जा रहा था वोटर कार्ड से, तो तकलीफ दीदी को सबसे ज्यादा हो रही थी। तकलीफ तो हमें होनी चाहिए। अगर ये कह रहे कि हम अच्छे मित्र हैं तो तकलीफ तो हमें होनी चाहिए। देखिए, मित्रता क्या होती है कि बगल का देश है हमारा। अगर भारत सरकार और उस सरकार में अगर मित्रता है तो ये एक व्यापारिक संबंध अच्छा होता है। लेकिन बांग्लादेशी जो यहाँ पर आकर के वोटर के अधिकार बनाकर बनाया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, और जब एसआईआर होता है, दीदी कहते हैं कि बंगाली बोलने वाले लोगों का वोटर से नाम काटा जा रहा है। तो बंगाली कौन बोलते हैं? बंगाली तो बांग्लादेश के भी लोग बोलते हैं। ऐसा तो नहीं सिर्फ बंगाल के लोग ही बंगाली बोलते हैं, बांग्लादेशी भी बंगाली बोलते हैं। तो दीदी को तकलीफ बंगाल के लोगों से नहीं हो रहा था, दीदी को तकलीफ हो रहा था जब बांग्लादेशियों का नाम काटा जा रहा था। तब देखिए, बांग्लादेश के पत्रकार साहब ने ठीक स्पष्ट कहा है, यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उन्होंने कह रहे हैं कि हमें ज्यादा तकलीफें नहीं होंगी। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भारतीय नहीं है, जो बांग्लादेशी हैं, जो यहाँ पर आकर के वोटर लिस्ट में नाम डलवाए हैं, उनके ऊपर गाज गिरेगा, उनको बांग्लादेश वापस जाना होगा। लेकिन क्या है, देखिए, पत्रकार साहब ने कहा कि वहां पर हम लोग एक साथ रहते हैं। देखिए, वहां चंदन राय, ऐसे कई सारे हिंदुओं को खुलेआम आपके चैनल पर हो, चाहे भारत का कोई भी ऐसा नेशनल न्यूज नहीं जिस पर नहीं चला हो, खुलेआम उन्हें जिंदा जलाया गया, मारा गया बांग्लादेशियों में, बांग्लादेश में हिंदुओं को। ठीक, लेकिन वहां की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक उसी प्रकार से हमारे जो भारत में जो बांग्लादेशी रह रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी पश्चिम बंगाल में तो बांग्लादेशियों को आपके इस बात बंगाल से की बाहर स्ट्रांगली जाना ही प्रोटेस्ट। पड़ेगा। बंगाल में रहने आपको के लिए पता होना बांग्लादेशियों को चाहिए, रहने नहीं जब दिया जब जाएगा। चिन्मय की संग वो घटना घटी तब मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत सारे घरों पे भी आग लगाया गया, बच्चे समेत, 2-3 लड़की समेत एक बाप को, देखिए, वो मुस्लिम थे। रिलीजन इज नॉट मैटरिंग ओवर हियर, मैटर इज दैट दोज आर आउट ऑफ ह्यूमैनिटी। किसी मुस्लिम समाज के सर जला सकता है। Don't जहाँ हमारा make majority it है, religious. Don't make जहाँ it. कुछ अच्छा, मतलब कौशल जी की पहले कुछ जरा आवाज हिंदू सही है। करवाइए। लेकिन कौशल जी की कभी आवाज भी- मुझे ही कभी समझ में भी- नहीं आ रही। कभी कौशल जी भी रुकिए जरा। हिंदू मुस्लिम कौशल का जी। घर चलाते हुए बांग्लादेश के न्यूज में या भारत के किसी भी न्यूज में नहीं देखा गया था। जब भी देखा गया, मीनाक्षी जी मैं आपको बता दूं, वहां देखा गया, आप भी देखी होंगी सोशल मीडिया के माध्यम से, कि जब भी आग लगा है, घर जला है, तो मरा है तो सिर्फ हिंदू ही मरा है। कभी मुस्लिम समाज के ऊपर या मुसलमान के ऊपर में हिंदू घर नहीं जलाया है। ठीक है कौशल जी, मैं आपको जरा रोक रही हूँ, आपकी आवाज बहुत अच्छे से मुझ तक भी नहीं पहुंच रही है, थोड़ा इनकी आवाज सही करवाइए, और रिपीटेड आ रही है। अब जरा ये बताइएगा, प्रभात जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात जी, ये हर कोई कहता रहा कि वहां पर कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई घुसपैठिया नहीं है, तो फिर क्या हुआ था? वो जो गठरी लेकर के लोग आकर के खड़े हो गए थे, जाने के लिए तैयार हो गए थे, और ये बात तो खुद हमारे साथ जो बांग्लादेश से पत्रकार जुड़े हुए हैं वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, वहां से लोगों ने आने का प्रयास तो किया था। मीनाक्षी जी, सबसे पहले मैं घुसपैठिए वाली बात को क्लियर कर दूं। जो केंद्र सरकार का आंकड़ा है मैं उसको रख देता हूं, फिर बांग्लादेशी जो पत्रकार हमारे बंधु बैठे हैं वो जो कह रहे हैं उनकी बात की स्पष्टता सामने आ जाएगी कि भाजपा से इनको क्यों लाभ मिलता है। जब 2004 से 2014 तक हमारी सरकार थी, यानी यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस शासित सरकार, तो हमने 88,000 से ज्यादा 88,000 से ज्यादा घुसपैठियों को चिन्हित किया और उनके देशों में उनको भेजा। जब 2014 में मोदी जी आए, तब से लेके अब तक जो आंकड़ा है केंद्र सरकार का, कितने घुसपैठिए भेजे गए जानती है मीनाक्षी? महज 3731, 3731, और उसमें ज्यादातर जो संख्या थी वो नेपालियों की थी। एक दूसरी बात, हमारे भाजपा के भाई बोल जाते हैं, दिक्कत है ना, भाजपा के लोगों को बोलने की बीमारी है। इन्होंने कहा मुस्लिम घुसपैठियों को निकाला गया। अरे कौशल पांडे जी, जरा सा पढ़ लिख के आया कीजिए, मथुरा समुदाय जो है ना वो मुस्लिम नहीं है, और बहुत ज्यादा संख्या में मथुरा समुदाय के लोगों का वोट काटा है, जिसका दुष्परिणाम आपको रिजल्ट के दिन दिखेगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वोटिंग तो खूब हुई है वहां जम करके, जितनी कभी नहीं हुई। नहीं मीनाक्षी जी रुकिएगा, बस खत्म कर रहा हूँ। नहीं, अभी कोई आपका बात कैप्शन नहीं, चल रहा आप उसी में जोड़ दीजिएगा। मैं आप ही से पूछ रही प्रभा जी कि वोटिंग तो जम करके हुई है ना वहां पर? जी बिल्कुल जम के वोटिंग हुई है, और उसमें जो वोटिंग परसेंटेज दिखाया जा रहा है ना,
ये यही आंकड़े का खेल है ना। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं। अब मान लीजिए 1000 रुपए में, मान लीजिए कोई चीज, 1000 लोग हैं, मैं ऐसे समझा देता हूं, और उसमें 600 वोट गिरा तो 60% वोटिंग हुई। और जब 300 लोगों को निकाल दिया गया और 700 लोगों में वोटिंग हुई, अब 600 लोगों ने वोट करा, वोट तो 600 ही गिरे, लेकिन वोट परसेंटेज कितना हाई हो गया। तो ये बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। अब आता हूं मैं उस बात पर जिसको आपने कैप्शन में रखा है। अभी कहा जा रहा था कि भाजपा की सरकार आने से बांग्लादेशी खुश हो रहे हैं, बड़ा तो वो है, हड़कंप मचा हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या टीएमसी की सरकार आ गई तो बांग्लादेशी दुखी इसलिए हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, वो इतने नकारा और निकम्मे हैं कि घुसपैठियों को नहीं भेज पाएंगे बाहर। ये कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है? इसका मतलब यूनियन होम मिनिस्टर बिल्कुल नकारा है और उसको इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। कि अगर संघीय ढांचे के हिसाब से राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है तो केंद्र में ऐसा तो नहीं है वो जो बांग्लादेश में डर दिखाया गया है वो इन्हीं एचएम की वजह से दिखाया गया है। उन्हें भी तो इसी बात का डर सता रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार वहां पर आ गई तो तमाम घुसपैठियों को वहां से साफ कर देगी। ममता दीदी के रहते हुए नहीं कर पा रही थी, ये डर तो वहां पर बैठे हुए बांग्लादेशी संसद में जताया गया है ना। मीनाक्षी जी, बहुत बड़ी बात आपने बोल दिया। मीनाक्षी जी सुनिए, तो मैं वही बात, आपके बात को कोड एंड कोड कर रहा हूं कि ममता बनर्जी इतनी पावरफुल है कि देश के यूनियन होम मिनिस्टर को नकारा साबित करके रख दी है। हमारा होम मिनिस्टर नकारा है। क्या मैं इस भाषा का प्रयोग करूं? नहीं, आप तो करना पड़ेगा। जब आप ये बात बोलेंगी कि ममता बनर्जी को रहते हुए घुसपैठिए बाहर नहीं जा सकते, तो इसका मतलब होम मिनिस्टर का कुछ नहीं चल रहा है। क्या बैठा है गद्दी पे? बेटा को बिठाने के लिए प्रभात कुमार जी आराम से बैठे हुए हैं, आराम से आप बैठे हुए हैं। ये शायद इसी सरकार की वजह से बैठे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के कितनी तबाही आती आपको भी बहुत अच्छे से पता है। डिबेट के लिए ठीक है कि शब्दों का इस्तेमाल अच्छा लगता है, सच्चाई आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। राहुल तालान जी, अब ये डर जो बहुत पहले से, मुझे लगता है कि ये कोई नया मुद्दा नहीं था जो चुनावों में आ गया, ये उसके पहले से भी मुद्दा था। उसके पहले से भी तमाम बातें कही गई थी कि वहां पर फेंसिंग नहीं करने दी जाती है। कई सारे तालाब ऐसे हैं जो सीधे सीधे कनेक्ट करते हैं बांग्लादेश और बंगाल को, फेंसिंग करने से रोक दिया जाता है। तो ये जब तमाम चीजें वहां से निकल करके सामने आती है तो ये कहां तक कह देना जायज है कि सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन राज्य सरकार के बिना मिले हुए क्या कोई काम किसी राज्य में हो सकता है, वो भी जब बात पश्चिम बंगाल की हम करते हैं? देखिए मीनाक्षी जी, 128 किलोमीटर भूमि का अधिग्रहण किया केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, और राज्य सरकार ने सौंपी कितनी, 8 किलोमीटर, जिसपे फेंसिंग होनी थी। बाकी टरेन भी वैसा है जैसे आपने बोला कि कई तालाब मिले हुए हैं, फिर नदियां हैं, वो टरेन अलग चीज है। लेकिन राज्य सरकार की मंशा की बात कर रहा हूं कि मैं कि 128 किलोमीटर का अधिग्रहण किया केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार वो भूमि सौंपती है केवल और केवल 8 किलोमीटर फेंसिंग के लिए, तो राज्य सरकार की मंशा आपको पता चल जाएगी इससे। अगर जो 128 किलोमीटर का अधिग्रहण किया गया तो पूरी सौंपनी चाहिए थी और राज्य सरकार को तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था कि भाई हम पे ये एलिगेशन लगते हैं कि यहाँ घुसपैठिए आते हैं, हम उनको शरण देते हैं, तो पूरी की पूरी फेंसिंग लगाइए। जब आपने पूरी फेंसिंग लगाने ही नहीं दी तो केंद्र सरकार के पास तो ये ऑप्शन है ना। केंद्रीय गृह मंत्री ने सदन में खड़े होकर ये बात बोली है, तो ये सदन में बोली गई बात तो गलत नहीं हो सकती है ना। प्रभात कुमार जी हंस सकते हैं, जबकि प्रभात कुमार जी की जब सरकार थी तो यही इतनी बड़ी समस्या थी, बहुत ज्यादा। इनकी सरकार खुद मानती थी कि हमारे देश में 1.5 करोड़ कम से कम घुसपैठिए हैं। क्या इनकी सरकार ने नहीं माना? इनकी सरकार ने माना या नहीं माना? बात घुसपैठियों की समस्या की है कि समस्या है या नहीं है, सबसे बड़ी बात है। प्रभात जी आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज थोड़ा संयम रखेंगे। देखिए, तो यूपीए सरकार ने भी माना इस देश में घुसपैठिए। इवन 2004 में ममता बनर्जी ने, जब वो राज्य की ये केंद्र में थी और सांसद थी, तो उन्होंने चेयर की तरफ संसद में ऐसे कागज फाड़ के फेंके थे कि घुसपैठिए इतने सारे आ रहे हैं बंगाल में, इस समस्या पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनी और वो समस्या भूल गई। सवाल ये है, और देखिए जो बांग्लादेश के पत्रकार हमारे साथ बैठे हुए हैं वो भी मान रहे हैं कि समस्या है घुसपैठ की, है भारत में समस्या घुसपैठ की, लेकिन भारत का अधिकार ये है कि वो अपने राज्यों में किसी भी घुसपैठियों को नहीं आने दे। और वो जो बात उनकी एक बिल्कुल ठीक बोली है उन्होंने कि भाई दिल्ली से हमारे संबंध अच्छे हैं, भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर जो हैं और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है तो ये समस्याएं हैं, हमारी सरकार और बांग्लादेश की सरकार मिलजुल के बैठ के समझ के समस्याओं को सुलझाएगी।
लेकिन यहाँ जो आंतरिक राजनीति है, आंतरिक राजनीति में है क्या कि ये एक तो पूरी, देखिए इसमें एक देश भी इन्वॉल्व है, उस पे केंद्र सरकार पे सब समस्याओं का टीकरा फोड़ देना। ठीक है, आपने सही बोला प्रभात जी कि आपने घुसपैठिए ज्यादा निकाले थे, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस समस्या से मुंह मोड़ लिया जाए। क्या इस सरकार से ये बोल दिया जाए कि नहीं घुसपैठिए मत निकालिए, एसआईआर में उनके नाम मत काटिए, घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एज ए भारतीय आप सोचिए, अगर जो पॉलिटिशियन ना हो, एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता ना हो, तो आप क्या सोचेंगे कि आपके रिसोर्सेज पे आके किसी देश के, दूसरे देश के लोग आके डाका डाल लें, आपके रिसोर्सेज को वो उनको कंज्यूम करें? सवाल ये है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड देश से बाहर नहीं हो सकता है। इस देश में राजनीति करनी है आपको, बांग्लादेश में जाकर राजनीति नहीं करनी है। मुझे जवाब देने का समय जब दीजिएगा, अपनी जब बड़ाई करते हैं, बोलते हैं कि हमने 10 साल में ज्यादा घुसपैठिए निकाले, तो फिर आप ये भी बोलिए कि इस देश में घुसपैठियों की समस्या है और उससे डील किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ये कहें कि केंद्र सरकार फेल रही है डील करने में, मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन आप बोलेंगे। राहुल भाई, मैं आपके बात का जवाब दे रहा हूं, 1 मिनट चुप हो जाए, आपके बात का जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि प्रभात जी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ करके एक आम सिटीजन की तरह सोचिए, यही अपेक्षा मैं आपसे रखता हूं। मैंने जब आंकड़े रखे 88,000 से ज्यादा घुसपैठियों को चिन्हित करके बाहर करने का, और उसी जगह पर 10-12 वर्षों में जिस सरकार के सपोर्ट में आप बैठे हैं, वो सरकार महज 3331 लोगों को निकालती है बाहर, तो आपको कायदे से यह कहना चाहिए कि यह सरकार सिर्फ ढोल पीटने का काम कर रही है, दरअसल धरातल पर कोई काम नहीं कर पा रही है, पहली बात। तो दूसरी बात, आपको खूब पता है कि जो बीएसएफ का हमारा एरिया है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, और केंद्र सरकार, और ये संघीय ढांचा है, भारत जो है वो संघीय ढांचा में आता है, फेडरल स्ट्रक्चर हमारा। तो ये कह देना कि राज्य सरकार ने जमीन उपलब्ध नहीं करवाया, इस कारण से हमने, आप संसद के पटल पर, आप तो ऐसे तो 3 बार ले आते हैं जिस बात का कोई जिक्र नहीं होता, वो बिल भी ले आते हैं, आप ये बिल लेके क्यों नहीं आ गए? देखते हैं ना कि कौन इसका खिलाफ करता है, कौन इसके सपोर्ट में खड़ा है। मैं आपसे ये कह रहा हूं राहुल भाई, मैं आपकी बात खत्म कर रहा हूं, होती है भारतीय कानून में, मैं आपसे ये कह रहा हूं के संबंध कोई चीज है प्रभात जी? भारतीय कानून में जमीन किसके अंडर आती है? जमीन राज्य सरकार की। मैंने फैक्ट रखेंगे तो बोला जाएगा ना, जमीन राज्य सरकार का मैटर है, और राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने 128 किलोमीटर। अरे रुकिए ना राहुल भाई, एक प्रश्न ले लीजिए, राहुल भाई एक प्रश्न ले लीजिए, 1 सेकंड बस, एक प्रश्न ले लीजिए, एक प्रश्न ले लीजिए, अरे एक प्रश्न ले लीजिए राहुल भाई, आपने इंडियन भारतीयता के नाम पर एक प्रश्न ले लीजिए। राज्य सरकार के अधिकारों का सुनिए, बस सिंपल सा प्रश्न है मेरा। पूर्व, अभी पेट्रोलियम मंत्री, पूर्व के जो शहरी विकास मंत्री थे हरदीप पुरी, उनका ऑफिशियल स्टैंड मैं बता रहा हूं, दिल्ली में आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूं, चलते हैं दोनों भाई। बक्करवाला में जो रोहिंग्याओं को बसाया है इन्होंने डीडीए के फ्लैट में, आप चलिए, मैं चलूंगा आपके साथ, चलते हैं खाली करवाने, चलते हैं खाली करवाने। ये भारतीय जनता पार्टी ने बसाया है गुरु, ठीक है राहुल जी, छोटा सा जवाब दीजिए, समझाना चाहता हूं, छोटा सा जवाब दीजिए बस। बोला है हरदीप पुरी ने। अच्छा ठीक है, सुन लिया आपका, अभी राहुल जी से थोड़ा सा जवाब भी सुन लीजिए प्रभात जी। देखिए, एक तो प्रभात जी को केंद्र और राज्य के संबंध जो डिफाइन है संविधान में, उससे आगे की बात कर रहे हैं वो। क्या भूमि जब राज्य का मैटर है तो उसमें केंद्र नहीं घुस सकता है? ये बोल रहे हैं राज्य सरकार से ही भूमि लेनी होगी केंद्र को, ऐसा नहीं है कि कोई बिल ला के आपके केंद्र के अधिकार, राज्य के अधिकारों को तहस नहस कर देगी केंद्र सरकार, ऐसे नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, इन्होंने बकरवाला की बात की, सुनिए ना, अब सुन लीजिए ना, मैं कह रहा हूं क्या इस देश में जो रोहिंग्या हैं उनको डॉक्यूमेंट किसने उपलब्ध करवाए? उनको भारतीय नागरिकता के चाहे फोर्स डॉक्यूमेंट हो, वो किसने उपलब्ध करवाए? क्या ये समस्या है या नहीं? और उस समस्या को आप ना डाइल्यूट हरदीप सिंह पुरी ने गलत किया की कोशिश कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं, दिखाइए इस बात को, रोहिंग्या को मकान देकर हरदीप सिंह पुरी ने गलत किया। हरदीप सिंह पुरी ने गलत किया कि नहीं किया रोहिंग्या को मकान देकर के डीडीए का? देश में रह रहे हैं रोहिंग्या, आप मानते हैं इस देश में रह रहे हैं रोहिंग्या? मानते हैं ना ये बात? अरे हरदीप पुरी मांग रहे हैं भाई, हरदीप सिंह पुरी ने मकान दिया है, पहुंच गए जम्मू। अरे हरदीप सिंह पुरी में रोहिंग्या की समस्या, ओ भाई साहब देखिए, जवाब राम का जवाब रहीम नहीं होता, आम का जवाब नहीं होता। मैं पूछ रहा हूँ हरदीप सिंह पुरी ने मकान डेवलप किए देश में, आपकी सरकार के शासनकाल में रोहिंग्या मुझे लगता है प्रभात जी और राहुल जी, आप लोग एक ऐसे मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं और राहुल जी आप भी उस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रभात जी, आप मुझे बताइए, हरदीप सिंह पुरी का ये बयान का खंडन किसने किया था? एचएम की तरफ से किया गया था ना, वहां से आया था ना क्लैरिफिकेशन
कैसी कोई तैयारी नहीं की जा रही है, ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप वो नहीं बता रहे हैं, उल्टे सीधे बयान दे करके एक दूसरे का समय बर्बाद कर रहे हैं। अब जरा मुझे ये बताइएगा एहसान अब्बासी जी कि चुनाव तो हो गए हैं बंगाल में, डर बांग्लादेश में है, ये वही सच है जिसका बार बार जिक्र किया गया केंद्र सरकार की तरफ से? मीनाक्षी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मीनाक्षी जी, जब देश में भाजपा की सरकार आती है तो पाकिस्तान के पेट में दर्द होता है। जब पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आने वाली है तो बांग्लादेश के सांसद को दर्द होता है और यहाँ को विपक्ष को दर्द होता है। तो तालमेल किसका है? टीएमसी का, कांग्रेस का, या उस बांग्लादेश के सांसद का? तालमेल किसका है? और आपका जो आज का कार्यक्रम है ना, हिसाब सबका होगा। तो जान लो मीनाक्षी जी, आपका शो बहुत बड़ा है और आपकी जो चैनल की जो टीआरपी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि 4 मई के बाद में भाजपा पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है और फिर सबका हिसाब होगा। चाहे देश में रह रहे बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान, चाहे बांग्लादेश में रह रहे हमारे जो सांसद है वो, चाहे पश्चिम बंगाल में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को, हिसाब सबका होगा। चाहे पाकिस्तान का पेट में दर्द हो, चाहे बांग्लादेश के सांसद के पेट में दर्द हो, तो ये दर्द का तो इलाज भाजपा करेगी। रही बात घुसपैठियों की, ये मुद्दा देश का मुद्दा है और इस देश के मुद्दे से हम सब जूझ रहे हैं, लेकिन विपक्ष कभी भी इसका समर्थन नहीं करती। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस हो, जब जब बांग्लादेशी रोहिंग्यों के ऊपर छानबीन या एसआईआर हुई है तब तक छाती पीटी है, तब तक मुसलमानों को गुमराह किया है, तब तक देश के आम मुसलमानों को गुमराह करके रोड पर लाने का इन्होंने काम किया है। तो अब दिशा और दशा बदलने वाली है। आज अब ये दशा बदलने वाली है और 4 मई को ममता दीदी के जाने के बाद में भाजपा आएगी और जो रह रहे घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में वो देश के बाहर जाएंगे। ये सत्यता है, चाहे 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे कितने भी लाख हो, भाजपा वचनबद्ध है कि जो घुसपैठिया देश में अवैध रूप से रह रहे हैं उनको देश छोड़ना होगा, क्योंकि वो हमारे देश के नागरिकों का राशन क्यों खाएं, ज़मीन क्यों लें, संसाधन क्यों यूज करें, हमारी शिक्षा का पैसा क्यों यूज करें। अवैध रूप से रह रहे, अवैध दस्तावेज से रह रहे जो हमारे बीच के ही लोग हैं, जो हमारे टीएमसी के या कांग्रेस के और बहुत से दल हैं, जो उनके वोटर हैं, जो उनको रसमलाई खिलाते हैं, उनका तो हिसाब होगा। अब रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस बहुत तड़पती है, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। जब इन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे तो देश का सर या मुकुट पीओ के क्यों नहीं लिया? ये वो दोहरा चरित्र है कांग्रेस का कि सदैव इन्होंने हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की है, चाहे देश बांटने की हो, चाहे सिखों का नरसंहार हो, चाहे बांग्लादेश का पाकिस्तान से 2 हिस्से हों। इन्होंने क्यों नहीं कहा? इन्होंने 1 लाख हमारे कब्जे में आए हुए पाकिस्तानी फौजी छोड़ दिए और पीओ को नहीं लिया, जो कि देश का हिस्सा है। आज लड़ रहे हैं, हम जूझ रहे हैं, ये गलती कांग्रेस की है। इस कांग्रेस ने जो जख्म दिए हैं, इस कांग्रेस ने जो जख्म दिया है देश को, वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्होंने हिंदू मुसलमान को लड़ाया, देश को बंटवारा किया और पीओ को छोड़ दिया। और आज खुश क्यों है? आज खुश इसलिए है ये कि बांग्लादेश में सांसद तड़फ रहा है, रो रहा है। इनकी तड़फन वही है, ये कह रहे हैं कि ममता दी आएंगी और वो कह रहा है कि ममता दी नहीं आ रही है। तो इनका जो बांग्लादेश में जो सांसद मित्र है इनका, वो परेशान है। ऐसे कांग्रेस परेशान है तो ये परेशान रहेंगे। ये सदैव आसान भाई एपस्टीन फाइल के कारण सरेंडर कर दिया। बंगाल के अंदर तुम 0 पे हो, तुम न 3 में न 13 में, पश्चिम बंगाल में न 3 में न 13 में। अब क्या बात करेंगे? कांग्रेस है कहाँ जो देश का एलओपी है, जो देश की बड़ी राजनीतिक दल है, वह 0 पे के बाजार पर चावल कौन चढ़ा रहा था? ऐसा जी कुछ पता है? आपके गठबंधन की 4 पाई आपको कौन चढ़ा रहा था कितना के बाजार पे? 4 पाई है भाजपा का जो पाकिस्तान प्रेम है, ऐसा जी ट्रैप पे फंस गए हो। अब देश के अंदर भाजपा सत्ता में आ रही है, दोबारा से, तिबारा से, चौबारा से आप दूर दूर चले गए हो। और पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। आप कहाँ पे हो? आप पश्चिम बंगाल में कहाँ पे हो? आप पश्चिम बंगाल में जवाब सुनिएगा। अरे जवाब सुनिएगा,
प्रियंका बहन जवाब सुनने का मादा नहीं है, आप होगा, जवाब सुनने का मादा नहीं है, कहीं पे नहीं हो ना, हो कहीं नहीं, आप जीरो पकड़े हो। सुनिए, सुनाओ। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान जाकर के जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ा के जिन्ना को सेकुलर कहने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का पुरोधा आडवाणी जी, जिन्ना के साथ नेहरू जी ने, जिन्ना के साथ मिलकर नेहरू जी ने देश का बंटवारा कर दिया, जिन्ना के साथ मिलकर नेहरू जी ने देश को बर्बाद कर दिया। दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ, हिंदू मुसलमान नरसंहार हुआ, 84 में सिखों का नरसंहार हुआ। आप बात एक सेकंड अब सुनिए, निशाने पाकिस्तान दिया की बेकारी को, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से प्रधानमंत्री बने हुए थे। उससे पहले आजादी से पहले ढाका और सिंध जाकर के मुस्लिम लीग के साथ सरकार में कौन बैठा? चाहे 1990 का हिंदू नरसंहार हो कश्मीर के अंदर, देखा है? आज आप पश्चिम बंगाल में हो नहीं, पश्चिम बंगाल में हो नहीं, एक सीट नहीं है, एक प्रचार नहीं है, राहुल जी लापता है, प्रियंका बहन लापता है, कांग्रेस लापता है। भाई नॉन बायोलॉजिकल सरेंडर कर जाए एफएसटील फाइल के कारण, एफएसटील फाइल पता है भाई, और बात करेंगे एफएसटील फाइल पता है, एफएसटील फाइल क्या है, एफएसटील फाइल के ऊपर आपने पीए कौन अरे लिया? एफएसटील फाइल पता है। ठीक है, एहतशाम जी कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं जी। देखिए कृपया हम तमाम पैनलिस्ट को बोलेंगे, हम 2-3 आदमी का जवाब देंगे। बहुत जबरदस्त आज का जिस हिसाब से डिबेट हो रहा है, ये पूरा देश इंडिया डेली न्यूज के माध्यम से देखेगा। और मैं आज मीनाक्षी जी को कांग्रेचुलेशन कहेंगे कि आपने इंडिया और बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान के भी सपोर्टर को यहाँ बैठाए हैं डिबेट में। ये बहुत पहली मर्तबा देखा है कि पाकिस्तानी नहीं कह सकते। बाबरी का खेल होगा, बाबरी खेल होगा, बाबरी का खेल होगा। और बांग्लादेश समर्थक नहीं है, बांग्लादेश से पत्रकार है वो। बाबरी का पश्चिम बंगाल खेल करोगे, पश्चिम बंगाल के अंदर बाबरी का खेल करोगे, आपको छोड़ दिया जाएगा। आप देश में उत्थान मचा रहे हो, हमें पाकिस्तान के पिट्ठू कर रहे हो। हम पाकिस्तान के पाकिस्तानी सपोर्टर है ये। अरे पाकिस्तानी तो आप हो, बांग्लादेशी आप हो, आप तो बाबर की संतान हो, आप तो बाबरी खेल करना चाहते हो देश के अंदर। देश के अंदर बाबरी का अखाड़ा बनाना चाहते हो, पश्चिम बंगाल को प्रयोगशाला बनाए हो बाबरी की। आप कैसी मानसिकता रखते हो? आप ही लोग हो, आपके कार्यकर्ता है वो, आपके ही लोग हैं जो बाबरी को अखाड़ा बनाते हैं पश्चिम बंगाल को। ये भूल जाओ। आपका समय हो गया, बोल लो आप बोल लो, हम आपके साथ नहीं चलेंगे। नहीं चलेगी। जिन्ना की विचारधारा कहता है, बाबर की विचारधारा, हम आपके हिसाब से मूर्ख नहीं है। ये देश गांधी जी, हम आपके हिसाब से मूर्ख नहीं है, हम आपके हिसाब से मूर्ख नहीं है। जो आपका हम इस हिसाब से जवाब देंगे, आप चुप रहोगे तब हम जवाब देंगे। आप बाबरी के नाम पर उत्पाद मचाओगे, आप बाबरी के नाम पर उत्पाद मचाओगे, देश का विभाजन कराओगे, देश में उत्पाद मचाओगे, बाबरी के नाम का आप वहां पर ईंट लगाओगे। आओ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आओ ना, एक ईंट लगा दिखाओ उत्तर प्रदेश में। आज मैं उत्तर प्रदेश खड़ा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक ईंट लगा के दिखाओ बाबरी के नाम की। आप बाबरी का प्रयोग बनाओगे बंगाल को, आप पश्चिम बंगाल को बाबरी का अखाड़ा बनाओगे। एहतशाम जी से थोड़ा सा रिएक्शन ले लेते हैं, क्या बोल रहे हैं? ऐसे साथ साथ बोलते रहेंगे तो सुनने में भी दिक्कत होगी। मीनाक्षी जी बड़ा जबरदस्त आज ट्विस्ट आ गया आपका डिबेट में कि पाकिस्तानी सपोर्टर को भी आप बैठा के रखे हैं। हमने कभी ये मुझे स्वीकार नहीं है। आपको पता है कि अगर आप अपने देश के लोगों को नहीं सुनिए, अगर आप अपने देश के लोगों को पाकिस्तानी कहेंगे तो इससे बड़ी गाली कुछ नहीं होगी, मुझे लगता है। मत कहिए, मत बोलिए। बात क्यों करेंगे? यहाँ पर रोहिंग्या की बात हो रही, घुसपैठिया की बात हो, पाकिस्तान की बात क्यों करें? वो पाकिस्तान को फेवर कर रहे हैं। बात समझने की कोशिश कीजिए, वो पाकिस्तान की फेवर की बात कर रहे हैं। हमें यहाँ पर आपत्ति, इसलिए मैं इंटरप्ट किया। कौन सी बात हो गई ऐसी जो मुझे समझ में नहीं आई पाकिस्तान के फेवर? हम आपका दर्द समझते हैं कि आपके ममता दीदी कहीं 4 तारीख को दर्द समझते हैं, आपका जो पीड़ा है हमें जानते हैं कि 4 तारीख को ममता दीदी गई और भाजपा आ रही, यही पीड़ा आपकी है, ये दर्द आपका है और यही बड़ा देश का दर्द है। आपका दोनों का दर्द बराबर ना, कम कर दिया जाएगा। सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा, आपका दर्द कम होगा। 4 मई के बाद में पश्चिम बंगाल के जो टीएमसी के गुंडे उनका भी दर्द होगा, कम होगा, और पश्चिम और बांग्लादेश के जो सांसद बोल रहे हैं ऐसा नवासी जी, एहसान जी प्लीज अब जरा सुनने दीजिएगा, बोलिए। देखिए हमारे एहसान भाई जो बैठे हुए हैं, इनका सबका सहकार नहीं होगा। यहाँ 4थी बार ममता बनर्जी की सरकार बन रही है। रुकिए, आपको भरोसा है ना? आपका भरोसा बहुत जरूरी है।
4 तारीख को आसान भाई को बोल दे रहे 230 सीट हम आपको फोन करेंगे और चलिए ठीक है, 230 सीट आपने बोला है, मिठाई आपको पूरे पैनल की तरफ से मैं भिजवा दूंगी, ठीक है, पूरे पैनल की तरफ से मिठाई मैं आपको भिजवा दूंगी। देखते हाँ, मेरी बात पूरी नहीं हुई। हमारे मित्र बैठे हुए हैं, राहुल तगान जी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी वो डिबेट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे भारत सरकार और बांग्लादेश की सरकार हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने आपके चैनल के माध्यम से, आज बहुत जबरदस्त तरीके से बात हो रहा है। मैं बहुत बधाई का पात्र है आज मीनाक्षी जी, आपने जो डिबेट कर रहे हैं। तो इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद आप फिर रोहिंग्या बांग्लादेशी का नाम हमारे पश्चिम बंगाल में आप क्यों ढूंढ रहे हैं? नंबर 1, आपने कहा रोहिंग्या घुसपैठिया अगर है तो केंद्र सरकार, अभी हमारे कांग्रेस का प्रवक्ता बहुत अच्छे ढंग से बोले कि हमारी जब सरकार थी 2004 से 2014 के बीच में 88,000 लोगों को हमने घुसपैठिया को निकाला, लेकिन आपके इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद भी 3,700 लोगों को निकाला। इसका मतलब है रोहिंग्या को आप यहाँ अच्छा, खुद तो एहतेशामुल जी बहुत सारे कई लाख तो खुद ही भाग गए और वो एसआईआर में नाम ही नहीं था, ये एसआईआर में नाम कटे आपको ये समझ में नहीं आया। आपको ये जो रोहिंग्या की समस्या हुई थी ये कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी। इवन ऐसे हुई थी कि मुंबई में आजाद मैदान में बहुत बड़ा जुलूस निकला और वहां जवान ज्योति को लात मारी गई। भारतीय मुसलमानों ने रोहिंग्याओं के समर्थन में, वो कांग्रेस के शासनकाल में हुई। तीसरी चीज, आपको एक और चीज बता दूं कि आप जो पाकिस्तान एंगल खोज रहे थे ना कि कोई पाकिस्तान समर्थक है, तो पाकिस्तान समर्थक इस देश में कांग्रेस वहां जाते हैं, पूछते हैं कि भाई इस नरेंद्र मोदी को हटाओ, इनके नेता थे, एक उन मंत्री भी रहे थे। तो ये मुझे लोग काउंटर करने का मौका दीजिए। और आपको भी अब पार्ट डालने की जरूरत है अच्छाई के बाद, जो आप जो नरे लेके अरे आप आके ज्ञान दे रहे हैं हमें, वहां पर जुबान बंद हो जाती है। सरेंडर के आदमी भी सरेंडर ही होते हैं। राहुल जी जो सरेंडर का साथ देगा ना वो सरेंडर ही होगा, सब पता चला। 4 मई ये समझिए आप। ममता दीदी गई और फिर आप इधर उधर घूमे, पार्टी इधर शिफ्ट हो रही है, उधर शिफ्ट हो रही है। भाग गया, भाग तो नीरव मोदी गया, भाग तो ललित मोदी गया, भाग तो विजय माल्या गया। और रुकिए आपने बांग्लादेश की बात करी, अभी बात हुई कि बांग्लादेश के अंदर हम कपड़े भेजते हैं और बांग्लादेश से कपड़ा आता है। मीनाक्षी जी एक बात मेरी नोट कीजिए और पूछिए राहुल जी से, मोदी जी के परम मित्र, आदरणीय मित्र अडानी जी का जो पावर प्लांट झारखंड में लगा है, सारी बिजली बांग्लादेश को सप्लाई होती है, बंद करेंगे क्या? हिम्मत राहुल जी बोलने की। अरे भेजते हैं, नेपाल से लेते हैं, भूटान से लेते हैं, बांग्लादेश भेजते हैं, श्रीलंका को मदद देते हैं। हम इस देश के, इस रीजन के सबसे बड़े अडानी के, अच्छा ये पहली बार हो रहा है क्या? अडानी के गुलाम अडानी के खिलाफ बोल ही नहीं पाएंगे। सबसे बड़े देश हैं, सबसे बड़ी जरूरत होती है को भी। प्रभात जी, राहुल जी सुनिए कि अगर आप दोनों आराम से अपनी बातें रखेंगे तो आपको ऑडियो एकदम प्रॉपर आएगा। आप दोनों चिल्ला रहे हैं, उसकी वजह से आपकी ऑडियो बहुत कट के आ रही है। आराम से रखिए, सारी बातें आराम से भी सुन ली जाती है, लड़के झगड़ के थोड़ी ना हर बार सुनी जाती है। मजहरुल इस्लाम जी, एक सवाल और है मेरा आपसे, जरा मुझे ये बताइएगा कि जब ये पश्चिम बंगाल में चुनावों का ऐलान हुआ तो क्या सीमा पार उस तरफ लोग भारत से गए, पश्चिम बंगाल की सीमा को क्रॉस करके बांग्लादेश में दाखिल हुए? बस ये बता दीजिए। देखिए, आपके जो पार्टिसिपेंट्स थे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव थे, सब सारे के सारे खुद की ओर से। आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस। मेरे एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की जो बात आई थी, रोहिंग्या कम्युनिटी जो है, आपको पता है, म्यांमार से जो बांग्लादेश पे घुसा, इंडिया पे घुसा, दूसरे और देश पे भी वो माइग्रेट किया था। तो ये लोग बांग्लादेश की सीमाना पे जो हिल ट्रैक्स है, वहाँ के एक यूनियन इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ लोकेलिटी, वहाँ के पहले जो वोटर थे वो था म्यांमार की सिटीजन जो घुसपैठिया बोल रहे हैं। दैट वाज माय इन्वेस्टिगेशन। सेम वे, ऑन द सेम वे, अगर आपके देशों में आते हैं, पेपर्स बनाते हैं, वो देश में बाद में वो लोग क्या करते हैं, बांग्लादेश से माइग्रेट करके दूसरी और देश पे जाते हैं बंगाली के परिचय में। यू शुड टेक इट अंडर वेरी डीप कंसिडरेशन। आई बिलीव आपको भी ये एक्सपीरियंस शायद होंगे। ये लोग बाहर जाके बांग्लादेशी की परिचय में बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज पे इन्वॉल्व होने के बाद अरेस्ट होता है और
वो पहचाना जाता है बांग्लादेशी की ओर पे। ऑन द सेम वे ये जो रोहिंग्या सिटीजन के बारे में आ रहे हैं भारत में, जो घुसपैठिए की ओर से आया है, आपको भी ये एवरीवन शुड टेक इट वेरी सीरियसली इन इंडिया ऑल्सो। जो भी घुसपैठिया जा रहे हैं वो थर्ड कोई कंट्री पे माइग्रेट करेगा और पहचाना जाएगा एज इंडियन। एवरी कंट्री शुड बी केयरफुल अबाउट दिस काइंड ऑफ घुसपैठियस, नॉट ओनली इंडिया, बांग्लादेश इज ऑल्सो अवेयर ऑफ दैट। सो यू शुड टेक इट वेरी सीरियसली। पॉलिटिकल बहस के बाहर भी या जो भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, आपके लिए दिस थिंग विल बी वेरी वेरी अलार्मिंग। ये मैं आई एम शेयरिंग इट with my personal experience over my investigative report. So रही बात आपकी माइग्रेशन के लिए, देखिए रिलीजियन मैटर्स कि आपके जो भी अगर आपकी देशों पे अगर कोई दंगा फसाद हो जाता है तो फिर हिंदू कम्युनिटी के लिए इंडिया विल बी सेफ, पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए पाकिस्तान विल बी, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश विल बी सेफ। दैट्स व्हाई वो माइग्रेशन रिलीजियन की ओर पे करने की कोशिश करती है। आपसे नहीं, वो 1945 से भी पहले से भी ये रिलीजियस माइग्रेशन हो रहा है। सो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से सबके सब चाहते हैं कि सेफ्टी कंट्री का जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए ग्राउंड पर आपको देखिए कितने सारे लोगों को शरणार्थी के तौर पर इस देश ने स्वीकार भी किया है। मजहरुल इस्लाम जी ने कितनी अच्छी बात कही कि आपके पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, आप उनको थोड़ा सा दरकिनार करके अगर ये सोचना शुरू कर दें कि घुसपैठिए किसी भी देश के लिए अच्छे नहीं हैं, तो हो सकता है कि आप लोग एक विचारों पर सहमत हो जाए। बीजेपी ये बताती है कि यहाँ पर घुसपैठिए रह रहे हैं, कांग्रेस ये कहती है कि यहाँ पर रह रहे हैं, टीएमसी ये कहती है यहाँ पर रह रहे हैं, तो मिलकर के काम कर लीजिए, जो सबको ही पता है। तो कौशल पांडे जी, ऐसा क्यों नहीं हो पाता है कि घुसपैठियों की बात सिर्फ आप करते रहते हैं और फिर आपकी तरफ से ये कहा जाता है कि वहां पर घुसपैठिए हैं, तो फिर उनको निकालने के लिए फिर क्या तैयारियां? देखिए, घुसपैठियों की बात और रहने और घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। बाकी देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता का मैं काफी देर से बात सुन रहा था, वो किसी को पाकिस्तान समर्थक बता रहे, किसी को बांग्लादेश समर्थन बता रहे। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा बस एक सेकंड के लिए कि जब कसाब को फांसी चढ़ाया जा रहा तो सोनिया गांधी जी क्यों रो रही थी? क्या संबंध था कसाब के साथ में? जब सोनिया गांधी जी के आंखों में आंसू था, वो कह रहे थे कि नाबालिग को फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। कौशल जी, प्रभात जी थोड़ा धीरे बोलेंगे, आवाज कटेगी आपकी। कांग्रेसी जितने भी हैं सारे पाकिस्तानी समर्थन है। इटली, अरे कौशल पांडे की सरकार में फांसी दी गई और आप बड़ी बड़ी बात करते हैं। इस सरकार में फांसी दी गई, जिस नेता के बिहार पर बैठ के यहाँ भाषण दे रहे हो, नवाज शरीफ के जाके बातों को सुन रहा था, काफी देर से मैं आपकी बातों को सुन रहा था। आप भी शांति सुनने का आदत डालिए। सोनिया गांधी जी जब कसाब को फांसी चढ़ाता तो सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू था। अभी फांसी किसने दी? किस सरकार ने दी? प्रधानमंत्री कसाब को फांसी किस सरकार में हुई? आप लोग सिर्फ और सिर्फ कसाब को कब फांसी हुई है? कुछ नहीं पता भाजपाइयों को। भारत से कोई लगाव नहीं कांग्रेस में, इसीलिए कांग्रेस मुक्त भारत हुआ है। इसीलिए कांग्रेस मुक्त भारत हुआ है। भारत से कांग्रेस को मुक्त कर दिया गया है। बंगाल में भी कांग्रेस को मुक्त किया जाएगा, बिहार से भी कांग्रेस को मुक्त किया जाएगा, यूपी से भी कांग्रेस को मुक्त किया जाएगा। लगातार प्रभात जी, कौशल जी, आप ऐसे थोड़ा धीरे बोलिए, आवाज कट रही है, फिर उस बात का कोई मायने नहीं रह जाता है। आप अपनी बात एक टाइम पे रख रहे हैं, ऊपर से इतनी ज्यादा तेज से बोल रहे हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी कैच ही नहीं हो पा रही। तो जरा धीरे बोल लीजिए, समझ में भी आ जाएगा कि क्या कह रहे हैं एटलीस्ट। कौशल जी, प्रवक्ता साहब को मैं कहना चाहूंगा कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा किसने किया था? हिंदू मुस्लिम को किसने बांटा था? आपकी पार्टी ने बांटा था। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम सिर्फ कांग्रेस ने किया था। नहीं तो आज फांसी दी गई। अच्छा ठीक है, मुझे आप लोगों की कोई बात समझ में नहीं आ रही है। मैं कई बार आप दोनों को समझा चुकी हूँ। इस तरीके से अगर आप बात करेंगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एहतशाम उल हक जी, आपने ये तो बता दिया कि आपकी पार्टी कितनी सीटें लेकर के आने वाली है, लेकिन ये रात को क्या ड्रामा चल रहा था वहां पर? 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम के बाहर क्यों जाना पड़ा? ये पॉलिटिकल ड्रामा क्या था? आराम से बोलेंगे प्रभात जी और कौशल जी, तभी मैं आपको सुनवा पाऊंगी, क्योंकि इतनी तेज आप लोग बोलते हैं कि आपकी आवाज कट जा रही है। बात क्या है कि डेकोरम सबको मेंटेन करना चाहिए, इसलिए कि हर पैनलिस्ट को अपनी अपनी बात रखने का हक होना चाहिए। लेकिन बीच में जो जिस हिसाब से ये होता है, ये कहीं न कहीं आपके लिए भी नुकसानदायक। अब रहा
कल की जो बात कर रहे हैं आप मीनाक्षी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। जो 92 पॉइंट से भी ऊपर मतदाता पश्चिम बंगाल के लोगों ने जिस हिसाब से मतदान किया है, तो इससे घबराई हुई है हमारे भारतीय जनता पार्टी। इस वजह कर हमें शक है कि इनका जो है ईवीएम में भी खेला के चक्कर में रहते हैं। कल की जो घटना हुई है बगैर इंफॉर्मेशन के, जहां स्ट्रांग रूम में रखा हुआ है, वहां समझिए बाहर के लोग और साइड के लोग एंट्री कर रहे थे। तो वहां पर नजर रखने के लिए जैसे ही हम लोग को मालूम हुआ तो हमारे नेता लोग वहां पहुंचे। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, लास्ट में हर बार जो है ईवीएम का इस्तेमाल करेगी। इस पर मैं ये जवाब दूंगा कोई भी काम सर, अरे सर आप चुप रहिए, आपको जो बोलना होगा बोलिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ है, उन घबराई हुई है। ये इनके साथ जो है समीक्षक जो समीक्षा कर रहे हैं, 5 इनको सपोर्ट में है, 2 हमारे सपोर्ट में है। लेकिन वाकई में अगर देखा जाएगा तो एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं होता है। एग्जैक्ट जो है 4 तारीख को आएगा और 2 तारीख को फाइनल होगा। मीनाक्षी जी आपके चैनल के में मैं जरूर बैठूंगा 230, ये मेरा वादा है। हमारे पश्चिम बंगाल के जनता, हमारी नेत्री, हमारी टीएमसी सरकार को 230 सीट देगी और भारतीय जनता पार्टी 50 का भी आंकड़ा पार नहीं कर सकेगा। इसलिए इन्हीं जो है केंद्र के इशारे पर चुनाव आयोग जो है काम कर रही है, लेकिन उनको मालूम नहीं है पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के लोग बहुत अवेयर है, उनको मालूम है अपनी हिफाजत करना। उनको हम लोग तमाम लोग स्लॉट सिस्टम कर दिया, 8 घंटा कर करके शिफ्टिंग सिस्टम कर दिए हैं कि हम लोग 8-8 घंटा कर करके ड्यूटी करेंगे और स्ट्रांग रूम पर कड़ी नजर रखेंगे और इनका सपना साकार नहीं होने देंगे जब तक 4 तारीख को 230 हमारी सीट नहीं आ जाती। ठीक है, बोलिए कौशल जी। इनका जवाब देने दीजिएगा हमें। ये कह रहे देखिए घबराई तृणमूल कांग्रेस है, घबराई मुख्यमंत्री हैं। अगर घबराई नहीं होती तो देर रात स्ट्रांग रूम के सामने वो नहीं जाती है। अगर देखिए जो काम इस बार चुनाव आयोग ने किया, इतना शांतिपूर्ण से चुनाव हुआ पूरे बंगाल में, जो कभी नहीं हुआ करता था। बंगाल में जब चुनाव आता था तो हमारी बंगाल की माताएं बहनें सोचती थी कि हमारा कब इस चुनाव में मेरा बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा। बच्चा सोचता था कि चुनाव मेरे पिताजी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। लेकिन केंद्र सरकार के सुरक्षा द्वारा जिस तरह से चुनाव किया गया, चुनाव आयोग के द्वारा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा चुनाव आयोग को, कितना शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। लेकिन घबराई है मुख्यमंत्री, घबराए हैं मुख्यमंत्री के लोग, जो लगातार ये लोग गुंडागर्दी करते थे, बूथ लूट करते थे, ईवीएम में घोटाला करते थे, इस बार नहीं कर पाए। इसलिए इन्हें चिंता है कि कहीं चुनाव आयोग के द्वारा खेला तो नहीं किया जा रहा है भाजपा के लिए, भाजपा चुनाव आयोग के द्वारा खेला तो नहीं करे, जो खेला ये करते हुए आ रहे थे। 2021 में तो दीदी ने कहा था ना कि खेला होवे खेला होवे खेला होवे, एक बार खेला शेष होवे। और मुख्यमंत्री बंगाल से जाएंगी 4 मई को। बंगाल की जनता जब पिटारा खुलेगा, जब मशीन खुलेगी, तब मालूम चलेगा कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी को कहां भेजना चाह रही थी। किस तरह से 15 सालों से लगातार बंगाल की जनता त्रस्त थी इस शासन से। सॉरी, थोड़ा सा ठीक है, कोई बात नहीं कौशल जी, आप अपना टाइम ले लीजिए। एहसान अब्बासी जी। अभी टीएमसी के हमारे मित्र कह रहे थे कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए सारा काम कर रहा है, तो 3 बार ममता दीदी कैसे आ गई भाई? भाजपा की सरकार तो 14 से है, तो 14 से ही उनका चुनाव आयोग मोदी जी के हाथ में है, मोदी जी की मुट्ठी में, तो जीत कैसे गए? जीतना नहीं है सर। ऐसा चुनाव आयोग ने इस बार इतना अच्छा काम किया है कि पश्चिम बंगाल में एक भी किसी की गरीब की जान नहीं गई, क्षति नहीं हुई। हाँ, उत्पात मचाने की कोशिश करी, लेकिन ममता दीदी के जो षड्यंत्र था, जो जंजाल था, जो तालिबानी तिलिस्म था, उसको तोड़ा है चुनाव आयोग ने। और भाजपा सरकार के गृह मंत्री, गृह मंत्रालय ने, हमारी सेनाओं ने, चुनाव हुआ है और चुनाव अच्छे होने चाहिए। लोकतंत्र का खूबसूरती है, अच्छे चुनाव होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए, मारकाट खून खराबा नहीं होना चाहिए। जब जब चुनाव पश्चिम बंगाल में हुए तब तक खून खराबा, तब तक बेगुनाह की जान जाती रही है। पहली बार ऐसा हुआ है। मैं सलाम करता हूं चुनाव आयोग को कि एक भी हमारे पश्चिम बंगाल के भाई की बहन की जान नहीं गई। नहीं, आसाम जी को बैठ गए। आसाम जी, पता है कांग्रेस के कार्यकर्ता को मारा गया, कांग्रेस वहाँ पे है ही नहीं, प्रियंका बहन वहाँ पे गई नहीं, राहुल जी गए नहीं। अच्छा, राहुल जी कहाँ थे? राहुल जी कहाँ थे? प्रियंका बहन कहाँ थे? बताओ राहुल जी कहाँ थे? ना राहुल जी कहाँ थे? राहुल जी कहाँ थे? बताओ ना, मैं बताओ ना कहाँ थे? प्रियंका बहन कहाँ थी? कांग्रेस, यार कांग्रेस है नहीं वहाँ पे चुनाव तो केवल और हमारे कार्यकर्ता को मारा गया, कुछ पता नहीं। टीवी पर शुरू हो गए
सलाम कर रहा है? कांग्रेस तो है नहीं, कांग्रेस तो मुक्त है वहां से। सलाम ठोकने का प्रवृत्ति छोड़ो, अब सुनो कांग्रेस तो अब है नहीं भाई आप साहब। रुको, एहसान जी रुको, सर, कांग्रेस तो अरे एहसान जी रुको, एक सेकंड रुको, अरे रुक जाओ एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ। बोलो। हाँ, अभी ये कहा गया कि चुनाव आयोग को सैल्यूट दिया गया। मैं पूछता हूं, तार्किक विसंगति के आधार पर 27 लाख लोगों को वोट से मतदान से वंचित किया गया। आर्टिकल 126 का डायरेक्ट वायलेशन है। लेकिन रुकिए ना एहसान जी, रुकिए, फिर बोल लीजिएगा। ये दिक्कत नहीं, एक तो चैनल क्या करते हैं कि मेरा आवाज बंद हो गए होते हैं। बिहार में अल्लाह मजा बताइए। दूसरी बात, हार गए, पश्चिम बंगाल में प्रयोग कर रहे हो तो सुनो, कांग्रेस तो प्रयोग करती है, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती, कांग्रेस प्रयोग करती है और विफल हो जाती है। भाई साहब, कांग्रेस चुनाव लड़ के रही है, कांग्रेस झूठ बोलती है। रुकिए ना, रुकिए। भाजपा के प्रवक्ता ने एहसान भाई ये बिल्कुल गलत चीज है। तुम्हारा काम है नहीं, बिल्कुल गलत चीज है। चैनल आपको बोलने के टाइम में मुझे मेरा माइक बंद करके से पूछती है, जब मैं बोला चालू रखती है। कौन सा काम? अरे शांत सोचो ना, जवाब दे रहे हैं, सुनना है। राहुल जो चुनाव में नहीं होते, ये भाजपा की जो ये थिएटर प्रवृत्ति है ना, एक अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, आपने जवाब देने दो ना, मतलब नहीं बनाए, शांत हो जाओ। एक भी मुसलमान नहीं है भाजपा में मंत्री, शांत हो जाओ। सर, मैं कहता हूँ, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि कसाब के फांसी के टाइम पर, अरे बोलते जा रहे हैं, बड़ा ज्ञान दे दो, शांत हो जाओ एहसान भाई। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कसाब के फांसी के टाइम पर सोनिया गांधी रोई। भाजपा के प्रवक्ता को यह पता ही नहीं है कि कसाब को फांसी कांग्रेस के टाइम में दी गई। अरे कौन है एहसान जी? आप ही हमें चिल्लाए जा रहे हो, आप ही हमें बताएंगे सोनिया गांधी ने कसाब को काफी दिया। पाकिस्तान को मारा, पाकिस्तान को धमकाया। कितना प्रेम है पाकिस्तानियों से कांग्रेस की सरकार को, कितना प्रेम था कांग्रेसियों को पाकिस्तान से, ये आप हमें बताएंगे। तुम्हारे पूर्वज दलाली किया करते थे पाकिस्तानी का, तुम्हारे पूर्वज दलाली किया करते थे पाकिस्तानियों का। सिंध में और ढाका में, शांत हो जाओ। अपने पिताजी का पता लगा, कहीं भी तो पाकिस्तानी थे। पहले अपना डीएनए टेस्ट करा करके देखो, अपना डीएनए टेस्ट करा कर देखो प्रभात कुमार। हमें राष्ट्रभक्ति का ज्ञान मत दो। क्या हुआ था जब संसद पर हमला तो कौन, किसकी संसद हमला के समय, संसद पे हमले के समय किसकी सरकार थी? अपना डीएनए टेस्ट कराओ। अगर बिहार के हो तो मैं आकर के बिहार में तुम्हारा डीएनए टेस्ट कराऊंगा। क्यों आवश्यकता पड़ रही है? अनपढ़ किसी को बोलो भाजपाई बोल दो, मूर्ख को भाजपाई बोल दो। आवश्यकता पड़ रही है और आपको अरे बाची बन चुका है भाजपा, कौशल पता कुछ होता नहीं। आवश्यकता पड़ रही है ये करने की? कौशल जी, प्रभात झा जी का डीएनए टेस्ट कराना होगा। क्यों बात के लिए? प्रभात झा का डीएनए टेस्ट कराना होगा। किस बात के लिए? पाकिस्तान के दलाल और मुखबिरों का डीएनए पता है, हमें टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तुम्हारी। दलाल हुआ करते थे आप लोगों की ना भाषा का और एक दूसरे पर कटाक्ष का स्तर इतना ज्यादा गिर जाता है कि उसके बाद मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि आप आगे कुछ बोले। राहुल तालान जी, एग्जिट पोल आ चुके हैं और ये एग्जिट पोल 4 तारीख को अगर एग्जिट पोल में तब्दील हो गए तो उसके बाद क्या बदलाव? उसके बाद देखिए, मुझे लगता है कि बंगाल में टोलेबाजी असम से लेकर के मैं पश्चिम बंगाल तक दोनों जगह की बात कर रही हूँ। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो खत्म होने वाली चीज है वो है सबसे पहले टोलेबाजी। पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है, 2021 का चुनाव देख लीजिए, 2023 का पंचायत चुनाव देख लीजिए, 2024 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, रक्त रंजित। उससे पहले के चुनाव देख लीजिए, रक्त रंजित। तो सबसे अगर जो आज के दौर में इस देश में लोकतंत्र के पर्व में हत्याएं होती हैं तो इस देश के लिए शर्म की बात है, बंगाल के लिए शर्म की बात है, भद्र मानुष के लिए शर्म की बात है। सबसे पहले छुटकारा उससे मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर सरकार बदली तो ये टोलेबाजी वाली जो राजनीति बंगाल में पनपी है उसको सबसे पहले बीजेपी खत्म करेगी। और जहां तक देखिए, वो बोल रहे थे कि चुनाव आयोग इसका है उसका है, इस देश के लिए चुनाव आयोग पर फक्र करने का दिन है। मीनाक्षी जी की किसी की हत्या नहीं हुई, छोटी मोटी एकाध हिंसा हुई है, एक हत्या हुई है। जहां 18 और 20 और इतनी हत्याएं हो रही थी, 800 लोग घायल हो रहे थे, वो नहीं हुआ है बंगाल के चुनाव में। तो चुनाव आयोग पर हमें फक्र किया करना है। हम मानते हैं कि इस देश का चुनाव आयोग बहुत सक्षम है। अरे हमारे नेता की हत्या हुई है, राहुल जी पढ़ लिख लीजिए, ये भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के चैनल पर मत करके ज्ञान दीजिए। कांग्रेस के नेता की हत्या की गई है।
पढ़ लिख के तो आओगे नहीं। अरे बोला है भाई, बोला है, क्यों नाराज हो रहे हैं? बोला है, सैल्यूट मार रहे हो। अरे बोला है भाई, क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ जो 18-20 अरे दलाली वाली बात नहीं होनी चाहिए ना राहुल भाई, आप प्रबुद्ध लोग हो, आप तो दलाली ना करो, आपसे अपेक्षा नहीं है ऐसी। होनी चाहिए इस देश का। देखिए 4 तारीख को जो परिणाम खुलेंगे वो बहुत हद तक दिशा और दशा दोनों बदलेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।